बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं 9th क्लास के चौथा चैप्टर जो है वो शुरू करने जा रहा हूँ। पहला लेक्चर है इसका, ये है स्ट्रक्चर ऑफ मालिक्यूल्स। मालिक्यूल पर हम आपका जो पहला लेक्चर था, पहले चैप्टर का पहला लेक्चर था, उस पर भी हम मालिक्यूल्स पर कुछ बातें कर चुके थे। मैं थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ कंसेप्ट आपका। मालिक्यूल जो है ये मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो नेचर में फ्रीली एग्जिस्ट करता है, यानी वो सरवाइव कर सकता है अकेला। आमतौर पर तो मालिक्यूल में एक से ज़्यादा एटम होते हैं, लेकिन मालिक्यूल मोनोटॉमिक भी हो सकते हैं। आप जानते हैं कि नोबल गैसेस के जो मालिक्यूल होते हैं ये मोनोटॉमिक होते हैं, क्योंकि उनका अकेला एटम ही नेचर में फ्रीली एग्जिस्ट करता है। लेकिन नोबल गैसेस के अलावा आमतौर पर जितने भी मालिक्यूल्स होते हैं इसमें एक से ज़्यादा एटम मौजूद होते हैं, यानी मालिक्यूल मोनोटॉमिक भी हो सकते हैं, डाइटॉमिक भी हो सकते हैं, पॉलीएटॉमिक भी हो सकते हैं। और आपको ये भी पता होगा कि जो मालिक्यूल्स होते हैं इनकी भी आगे फर्दर दो टाइप्स होती हैं। ये तो तादाद के लिहाज से मैंने बताया था ना आपको, मोनोटॉमिक, डाइटॉमिक या पॉलीएटॉमिक। लेकिन उनके अंदर जो टाइप्स ऑफ एटम है उसके लिहाज से भी मालिक्यूल की दो किस्में होती हैं। अगर एलिमेंट का मालिक्यूल है तो उसमें सारे एटम एक ही तरह के होंगे, जैसे हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन में आप देख लें दोनों हाइड्रोजन है। इसी तरह ऑक्सीजन है या ओजोन है, ओजोन O3 है, O3 में तीनों एटम ऑक्सीजन के हैं। तो ये एलिमेंट की एग्जांपल्स हैं। अगर किसी मालिक्यूल में सारे एटम एक जैसे हों तो उसे हम एलिमेंट कहते हैं, एलिमेंट का मालिक्यूल कहते हैं। और अगर एक से ज़्यादा तरह के एटम हो तो फिर हम इसे कंपाउंड का मालिक्यूल कहते हैं या कंपाउंड कहते हैं। जैसे HCl है, HCl में आपको देख लें दो तरह के एटम मौजूद है, इसमें हाइड्रोजन भी मौजूद है, इसमें क्लोरीन भी मौजूद है। इसी तरह वाटर की भी आप एग्जांपल दे सकते हैं। वाटर में भी आपको दो तरह के एटम नजर आ रहे हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो अगर मालिक्यूल में एक ही तरह के एटम हो तो उसे एलिमेंट कहते हैं, और अगर एक से ज्यादा तरह के एटम हो तो उसे हम कंपाउंड कहते हैं। ये तो मालिक्यूल की टाइप्स मैंने आपको दो तरह की बता दी हैं, एक नंबर ऑफ एटम के लिहाज से और एक टाइप ऑफ एटम के लिहाज से। अब मालिक्यूल में जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं ये दो तरह की होती हैं। ज़ाहिर मालिक्यूल में एक से ज़्यादा अगर एटम मौजूद है तो कोई अट्रैक्टिव फोर्स तो मौजूद है जिससे उनको आपस में जोड़ा हुआ है। तो अट्रैक्टिव फोर्सेस जो होती हैं मालिक्यूल्स में ये दो तरह की होती हैं। अट्रैक्टिव फोर्सेस एक होती हैं कोहेसिव फोर्सेस, एक को आप कह लें इंटरमॉलिक्यूलर, और एक को आप कह सकते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस। इनके लफ्ज से आपको पता चल रहा है इंटरमॉलिक्यूलर से मुराद है दो मॉलिक्यूलों के दरमियान, और इंट्रामॉलिक्यूल का से मुराद यह है कि मॉलिक्यूल के अंदर। ये बिल्कुल उस तरह की एग्जांपल है जैसे आपने ट्रांसपोर्ट के बारे में सुना होगा। एक ट्रांसपोर्ट होती है इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट। इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट वो ट्रांसपोर्ट होती है जो दो शहरों के दरमियान चलती है, जैसे लाहौर से कराची की जो ट्रांसपोर्ट होगी ये इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट है। और दूसरी होती है इंट्रासिटी ट्रांसपोर्ट। इंट्रासिटी ट्रांसपोर्ट जो होती है ये लोकल ट्रांसपोर्ट होती है जो शहर के अंदर चलती है। बिल्कुल जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं ये भी दो तरह की हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वो फोर्सेस होती हैं जो दो मॉलिक्यूलों के दरमियान होती हैं। मसलन ये एक H है, HCl है, एक दूसरा HCl है। इन दोनों के दरमियान जो अट्रैक्शन डेवलप होगी वो इंटरमॉलिक्यूलर होगी, क्योंकि HCl भी एक मॉलिक्यूल है और ये HCl भी एक मॉलिक्यूल है। दोनों मॉलिक्यूलों के दरमियान जो अट्रैक्शन होगी दैट विल बी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इनको वैन डर वाल फोर्सेस भी कहा जाता है। वैन डर वाल फोर्सेस ये टेम्परेरी होती हैं और ये बहुत वीक होती हैं, यानी थोड़ी सी आप एनर्जी दें तो ये टूट जाती है। दूसरी है इंट्रामॉलिक्यूलर, यानी मॉलिक्यूल के अंदर। ये HCl का एक मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल के अंदर भी कोई अट्रैक्शन मौजूद है जिसने H और Cl को जोड़ा हुआ है। ये वाली अट्रैक्शन ये जो मैंने लाइन से ज़ाहिर की हुई है इसको कहा जाता है केमिकल बॉन्ड। ये इनको ये इंट्रामॉलिक्यूलर, इनको केमिकल बॉन्ड कहा जाता है। ये परमानेंट होती हैं और ये बहुत स्ट्रांग होती हैं। तो ये दो तरह की अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं जो मॉलिक्यूल के दरमियान पाई जाती हैं। आपका पूरा चैप्टर इन दोनों फोर्सेस के ऊपर है।
ये जो मैं शुरू कर रहा हूँ स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल, इसमें आपने केमिकल बॉन्ड्स पढ़ना है और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पढ़नी है। इसलिए मैंने आपको इनके दरमियान थोड़ा सा डिफरेंस भी बता दिया है, ब्रीफ सा इनका इंट्रोडक्शन भी दे दिया है। दोबारा आप सुन लें, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वो फोर्सेस होती हैं जो दो मॉलिक्यूलों के दरमियान होती हैं। ये प्रॉपर बॉन्ड नहीं होती, इस वजह से आमतौर पर हम इनको डॉटेड लाइन में शो करते हैं। ये मैंने डॉटेड लाइन से शो किया हुआ। इनको वॉन डेर वाल फोर्सेस भी कहा जाता है। ये वीक होती हैं और ये टेम्परेरी होती हैं। वक्ती तौर पर मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब आते हैं तो ये डेवलप हो जाती हैं, जैसे वो एक दूसरे से दूर जाते हैं ये खत्म हो जाती हैं। दूसरी जो फोर्सेस हैं ये हैं इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस, ये मॉलिक्यूल के अंदर होती हैं। मॉलिक्यूल के अंदर वो फोर्सेस जिसने इन दोनों एटमों को जोड़ा हुआ है आपस में, इन्हें हम कहेंगे इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस। इनको कॉमन लैंग्वेज में हम केमिकल बॉन्ड भी कहते हैं। ये परमानेंट होती हैं और ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती हैं। तो ये इनका इंट्रोडक्शन है। अब मैं पहले टॉपिक की तरफ आता हूँ इस चैप्टर के। इस चैप्टर का पहला टॉपिक जो है वो ये है कि सबसे पहले क्वेश्चन ये राइज होता है कि एक बॉन्ड बनता क्यों है। मसलन ये H और Cl है, ये आपस में जुड़े क्यों हैं? कोई ऐसी अट्रैक्शन, कोई ऐसी रीज़न तो होगी जिसकी वजह से ये आपस में जुड़े हुए हैं। तो हम इन्हीं चीज़ों पर बात करने लगे हैं। और ये आपका पहला टॉपिक है, व्हाई डू एटम्स रिएक्ट, यानी एटम रिएक्ट करते क्यों। एक बात आप ये ध्यान में रखिएगा, मैं आपको केमिस्ट्री और फिजिक्स के लास्ट से एक जनरल प्रिंसिपल बता देता हूँ कि दुनिया में हर चीज़ जो है ना वो नेचुरली स्टेबिलिटी की तरफ जाती है। मसलन आप पहाड़ पे पानी फेंक देते हैं, आप देखते हैं पानी ज़मीन की तरफ आता है, क्योंकि ज़मीन की तरफ उसे स्टेबिलिटी मिलती है, ऊंचाई पर उसे स्टेबिलिटी नहीं मिलती। तो दुनिया में जितने भी एलिमेंट अब तक डिस्कवर हुए हैं उनमें जो स्टेबल एलिमेंट हैं वो सिर्फ नोबल गैसेज हैं। मैं 6 नोबल गैसेज अब तक डिस्कवर हुई हैं, सारी आपके सामने लिखने लगा हूँ और थोड़ी सी इनकी डिटेल बताता हूँ आपको। नोबल गैसेज है हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन और रेडॉन। इनका एटॉमिक नंबर भी मैं लिख देता हूँ। हीलियम का एटॉमिक नंबर है 2, नियॉन का 10, आर्गॉन का 18, क्रिप्टॉन का 36, ज़ीनॉन का 54 और रेडॉन का 86। दुनिया में जो सबसे स्टेबल एलिमेंट है वो नोबल गैसेज हैं। इनके स्टेबल होने की रीज़न ये है कि इनका आउटर मोस्ट शेल जो है वो कंप्लीट होता है। हीलियम के आउटर मोस्ट शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 ही मौजूद होते हैं। नियॉन के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, आर्गॉन के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, क्रिप्टॉन के भी आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, ज़ीनॉन के आउटर मोस्ट शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन और रेडॉन के आउटर मोस्ट शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है जी। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन है किसी भी एटम का जो आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट होता है, ये उसे देता है स्टेबिलिटी। यही वजह है कि नोबल गैसेस किसी से रिएक्ट नहीं करते। अभी तक साइंसदानों ने सिर्फ ज़ीनॉन के कुछ कंपाउंड बनाए हैं बहुत मेहनत करके, वरना किसी भी नोबल गैस का आज तक कोई कंपाउंड नहीं बनाया जा सका। ये इवन आपस में भी रिएक्ट नहीं करती। मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दी हुई है कि नोबल गैसेस का अकेला एटम ही मॉलिक्यूल होता है, ये आपस में भी रिएक्ट नहीं करते। तो ये बड़ी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन होती है, इनका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट होते हैं। सिर्फ एक एक्सेप्शन ध्यान में रखिएगा, ये हीलियम के केस में आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल होता है पहला, और पहले शेल में सिर्फ एस सब ऑर्बिट मौजूद होता है, उसके अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। इन सभी के आउटर मोस्ट शेल में एस में 2 और पी में 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, और ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन बनती है। इसी वजह से ये किसी से रिएक्ट नहीं करते। इसके अलावा दुनिया में जितने भी एलिमेंट पाए जाते हैं वो आपस में रिएक्ट इसलिए करते हैं ताकि वो स्टेबिलिटी गेन करें, क्योंकि उनकी ये डिज़ायर होती है कि उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन नियरेस्ट नोबल गैस जैसी हो जाए। अब आप इस प्रिंसिपल को ध्यान में बिठा लें कि एटम रिएक्ट इसलिए करते हैं ताकि उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन नियरेस्ट नोबल गैस जैसी हो जाए। अगर कोई एलिमेंट हीलियम के करीब हो पीरियोडिक टेबल में, तो वो जब रिएक्ट करेगा तो अपने आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करेगा। इस रूल को हम कहते हैं डुप्लेट रूल। डुप्लेट रूल ये हीलियम के लिए है। बाकी ये जितने भी आपको नोबल गैसेस नजर आ रही हैं इनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जो पीरियोडिक टेबल के इनके नियरेस्ट एलिमेंट होते हैं उनकी कोशिश होती है कि उनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएं। इस रूल को हम कहते हैं ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट कहते हैं 8 को। तो ये एटम के रिएक्ट करने की रीजन है।
हर एटम जो है वो स्टेबिलिटी चाहता है। स्टेबिलिटी गेन करने के लिए यानी अपना आउटरमोस्ट शेल कंप्लीट करने के लिए वो रिएक्ट करता है ताकि उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन नियरेस्ट नोबल गैस जैसी हो जाए। अगर वो अपने आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन पूरे कर रहा है तो वो डुप्लेट रूल को फॉलो कर रहा है, और अगर वो अपने आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे कर रहा है तो वो ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहा है। ये रीजन होती है एटमों के रिएक्ट करने की। वो स्टेबिलिटी गेन करते हैं और अपनी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन नियरेस्ट नोबल गैस जैसी करते हैं। अब ये क्वेश्चन अराइज होता है कि वो अपनी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन नियरेस्ट नोबल गैस जैसी करते क्यों, कैसे? 3 तरीके हैं इसको करने के। एक है इलेक्ट्रॉन का लेना, एक है इलेक्ट्रॉन का देना, और एक है इलेक्ट्रॉन का शेयर करना या इश्तराक करना। अब कौन सा एलिमेंट इलेक्ट्रॉन देगा, कौन सा एटम इलेक्ट्रॉन लेगा, इसका इन्हिसार इस चीज पर है कि उसके नियरेस्ट नोबल गैस कौन सी है। क्योंकि एक बात आप ध्यान में रखिएगा कि हर एलिमेंट या हर एटम नियरेस्ट नोबल गैस तक पहुंचता है। जो दूर नोबल गैस होती है वहां तक नहीं वो पहुंचता। मसलन मैं आपको एग्जांपल देता हूं सोडियम की। सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, इसके नियरेस्ट नोबल गैस है नियॉन 10, यानी इसके पास एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है नियॉन से, तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा और इस पर प्लस चार्ज आता है। इसी तरह क्लोरीन की अगर हम एग्जांपल लें तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17, इसका नियरेस्ट जो नोबल गैस है वो आर्गॉन है 18, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन कम है नियरेस्ट नोबल गैस से, तो ये एक इलेक्ट्रॉन लेगा। और हमारे सामने ऐसी सिचुएशंस भी आएंगी जिसमें जो 2 एटम जो आपस में बॉन्ड बना रहे हैं, दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है नियरेस्ट नोबल गैस तक पहुंचने के लिए। और ऐसी एग्जांपल में जो बॉन्ड बनता है वो शेयरिंग से बनता है, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं और वो जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है वो दोनों के गिर्द घूमता है। उसका ये नतीजा निकलता है कि दोनों की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो है वो नियरेस्ट नोबल गैस जैसी हो जाती है। तो 3 तरीके हैं किसी भी एटम के नियरेस्ट नोबल गैस तक पहुंचने के। पहला है इलेक्ट्रॉन का लेना, दूसरा है इलेक्ट्रॉन का देना, और तीसरा है इलेक्ट्रॉन का शेयर करना। और इन्हीं की बेसिस पर जो है ना वो डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड्स हैं। अब मैं केमिकल बॉन्ड्स जो है वो शुरू करने जा रहा हूँ टॉपिक। ये मैंने आपको टॉपिक पढ़ा दिया है कि एटम रिएक्ट करते क्यों। इसकी मैं डिटेल आपको थोड़ी सी रिवाइज कर देता हूँ कि एटम रिएक्ट करते हैं स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। और स्टेबिलिटी वो कैसे गेन करते हैं? बाय अटेनिंग देयर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन टू नियरेस्ट नोबल गैस। जो भी उनके करीब करीब नोबल गैस होती है वो उस तक पहुंचते हैं, उससे उनको स्टेबिलिटी मिलती है। और 3 मैं आपको तरीके बता चुका हूं कि एटम अपने नियरेस्ट नोबल गैस तक कैसे पहुंचते हैं। उसके पहला तरीका है इलेक्ट्रॉन का लेना, दूसरा है इलेक्ट्रॉन का देना, और तीसरा है इलेक्ट्रॉन का शेयर करना। तो ये 3 तरीके हैं जिससे वो नियरेस्ट नोबल गैस तक पहुंचता है। अब ये जो टेंडेंसी है एटमों की इलेक्ट्रॉन के लेने देने की या इश्तराक की, जब ये कर लेते हैं ये, तो इनके ऊपर चार्जेस आ जाते हैं जिससे ये एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं, जिससे बन जाता है केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड बेसिकली वो अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं जो 2 या 2 से ज्यादा एटमों को एक मॉलिक्यूल या कंपाउंड के अंदर आपस में जोड़ती हैं। मसलन ये HCl है भाई, ये जो अट्रैक्टिव फोर्स है इसने H और Cl को आपस में जोड़ा हुआ है, इसको हम कहते हैं केमिकल बॉन्ड। द अट्रैक्टिव फोर्सेस दैट होल्ड 2 और मोर एटम्स टुगेदर इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड केमिकल बॉन्ड। ये केमिकल बॉन्ड की मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दी है। जो आपका नेक्स्ट लेक्चर आ रहा है वहां से हम इनके टाइप्स ऑफ बॉन्ड जो है ना वो देखेंगे। थैंक यू।